नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो लास्ट जो सीरीज आया था हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। एक्चुअली इससे जस्ट पहले हमने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की वीडियो और उसके अपडेट को लेके आए थे, ठीक है। क्या हुआ कि भारत में जिस समय सबसे पहली बार तो हमने क्या किया, स्वरोजगार मतलब लोगों को रोजगार देने के लिए सबसे पहला इनोवेटिव जो प्रोग्राम किया था वो 1997 और 99 में किया गया था। 97 में जो किया गया था वो था शहरी स्वरोजगार ग्रामीण जयंती, और 99 में जो शुरुआत की गई थी वो था क्या था, ग्रामीण स्वरोजगार जयंती योजना, ठीक है। मतलब स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ओके। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की सारी डिटेल हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाए थे। अभी हम देखेंगे इसके जस्ट बाद क्या हुआ कि इसको एक NRLM के रूप में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में इसको लेके आया गया। अभी के दौर पे बात करें तो भारत इनके साथ साथ विश्व में सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी मतलब समुदाय आधारित जो योजनाएं चल रहा है वो NRLM है, ठीक है। और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो रोजगार प्राप्त हो रहा है SHG के माध्यम से हो रहा है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, या तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग हो जा रहा है, या क्या हो रहा है, कुटीर उद्योग लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अलग अलग सेक्शंस को पूरा कवर किया गया है NRLM में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इकाई आपको 2 में भी मिलेगा, इकाई 1 में भी मिलेगा, ओके। तो चलिए हम आज चालू करते हैं NRLM, जिसे हम बोलेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ओके, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक। देखिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसको वैसे ही पढ़िएगा, हालांकि व्हाइट बोर्ड में थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम जैसे जैसे वीडियो पढ़ रहे हैं आप नोट्स भी वैसे ही बनाएंगे और वैसे ही पढ़ते चलेंगे, ओके। लास्ट में हम स्क्रीनशॉट के लिए टाइम बिल्कुल देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट को हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम लोग लास्ट में इसको टेलीग्राम चैनल में भी डालें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जय पीएससी एकेडमी, वहां भी आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे नोट्स हो गए, वीडियोस हो गए, सारी चीज देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम चालू करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज क्लियर कर दूं, यह भी वित्त पोषण जो रहेगा, जैसे कि जो हम लोग ग्रामीण स्वरोजगार योजना पढ़े थे उसमें भी 75-25 का रेशियो था सेंट्रल और स्टेट का। जो सामान्य क्षेत्र होगा और पहाड़ी क्षेत्र होगा तो 90-10 का रेशियो रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आता है हमारा, तो क्या हुआ कि ग्रामीण आजीविका मिशन 2 चरण पे चलता है। एक होता है हमारा नेशनल लेवल पे चलेगा, उसे NRLM बोला गया, और एक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण आजीविका मिशन को किस नाम से जाना जाता है करके कई बार क्वेश्चन उठ चुके हैं, हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ADO के एग्जाम में आएगा। इसे हम बोलते हैं बिहान। बिहान का मतलब क्या होता है, आप सुबह सुबह उठेंगे तो सूर्य की किरणें जो होते हैं क्या करते हैं, एक बिहान लाता है। उसी प्रकार एक जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होते हैं, एक बेरोजगार होता है, उनके लिए यह जो मिशन है कहीं ना कहीं एक नया सवेरा की भांति है, जिसे हम नवा बिहान या बिहान के नाम से जानते हैं। इसे हम बिहान योजना ही कहेंगे, नवा बिहान नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, बिहान कहेंगे, क्योंकि नवा बिहान इसे ऑलरेडी चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, बिहान। चलिए अभी मैं ये जो सेक्शन है इस पे अभी नहीं आऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। 9 दिसंबर 2010 को NRLM को स्वीकृति मिली थी, याद रखना है कब स्वीकृति मिली थी, 9 दिसंबर 2010 को। फिर 3 जून 2011 को यह प्रारंभ हुआ था। कहां हुआ था, बांसवाड़ा राजस्थान पे। बांसवाड़ा इलाका है कहां का, राजस्थान, यहां से प्रारंभ माना गया 3 जून 2011 को। 3 जून और याद नहीं आएगा तो आपको बता दूं कि जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको माउंटबेटन योजना पढ़ना रहता है, वो डेट था 3 जून योजना, उसी डेट से याद कर लेंगे, ठीक है। फिर 29 मार्च 2006 को 16 को, ठीक है, ये 11 है, ये 16, इसका नाम परिवर्तित किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया कब, 2016 में। तो वर्तमान में NRLM किस योजना के नाम से जानते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल जी कौन है, तो ये क्या है कि जिस समय हमारा जो बीच में जब 1970-80 के दशक में, ठीक है, एकात्म मानववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि PSC मेंस पढ़ेंगे तो आपको देखिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट हमारे जो दर्शन के सिलेबस में है, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद मतलब लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, समूह में रहने का काम करता है, और समूह में रहने के लिए इससे बेस्ट योजना कोई नहीं है। इसी वजह से इसका नाम 29 मार्च 2016 में परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से रखा गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन से मंत्रालय इसको संभाल रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट का काम है।
और देखते हैं कितने जिलों में लागू हुआ प्रारंभ में, तो 150 जिलों में लागू हुआ था। और विकासखंड कितने थे? 600 विकासखंड थे। ठीक है, 150 जिला और 600 विकासखंड। बाद में फिर कंप्लीट लागू किया गया संपूर्ण देश में। ठीक है, संपूर्ण देश में लागू किया गया। इसके लिए सिफारिश भी याद रखना है, प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति। प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति की सिफारिश के आधार पे हमने क्या किया, इनको पूर्णतः पूरे भारत में लागू कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पुराना नाम क्या है। देखो, पुराना नाम तो NRLM है, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा कि NRLM का कॉन्सेप्ट किस योजना के तहत आया है। तो ये आया है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जिसको जस्ट मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, SGSY। ठीक है, कब आया था भाई? ये 1999 में आया था। ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक, सहयोगी कौन है इसका? तो NRLM में सहयोग कर रहा है, वर्ल्ड बैंक सहयोग कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, याद रखना है इसको। इसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक क्यों सहयोग करता है? वर्ल्ड बैंक का जनरली कॉन्सेप्ट है अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों में यह क्या करता है, अपना ऋण कम देता है, मतलब कम आधार पर ऋण देता है, सब्सिडी आधारित ऋण देता है, या तो क्या करता है, आपको ग्रांट देता है, अनुदान देता है, उस प्रकार से ये सपोर्ट करता है। ठीक, तो आधार देखिए, इसका आधार क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, जनरली एक मिशन चल रहा था उस समय, राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। उसी मिशन के आधार पे इसको हमने आजीविका मिशन को लाया था कि हमें क्या करना है, ऐसी प्रोजेक्ट पे चलना है। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ये इसका आधार होगा। क्या काम करेंगे? तो झुग्गी झोपड़ियों को मुक्त करना है। झुग्गी झोपड़ियों को मुक्त करना है मतलब आवास योजना तक नहीं है, इसका मतलब है कि झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब रहते हैं उनके जीवन को परिवर्तित करना है, उनको रोजगार प्रदान करना है, उनकी आय में वृद्धि करना है। ये सारे के सारे क्या था, हमारा इसका आधार था। ठीक है, अब आता है इसके उद्देश्य क्या थे। तो ऐसे सेक्शन जो होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, एक तो नहीं होते, मल्टीपर्पज जो स्कीम रहेगा। तो क्या क्या रहेगा, देखो कुछ कुछ को तो मैंने लिखा हूं, जैसे कि ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण स्तर पे क्या करेंगे, रोजगार देंगे। कुछ क्या हो जाएगा, गरीबी, गरीबी को दूर भगाना सबसे उद्देश्य था। ठीक है, ग्रामीण सशक्तिकरण, ठीक है, ग्रामीण को क्या करना है, सशक्तिकरण करना है। बैंक बैंक रहेगा तो बैंक में पैसा जमा करेगा, लोग सशक्त होंगे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर में भी कौन सा बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, लघु कुटीर उद्योग बैंक हो गया, पैक्स जिसे हम लोग पढ़ेंगे कल के डेट में। एक होता है हमारे ग्रामीण आर्थिक विषमता को क्या करेंगे, दूर करेंगे, कि जो इंडिया भारत वाली बात हो गई या फिर जो गरीब अमीर वाली बात हो गई, वो सब के सब बराबर स्थिति में आ जाए और लोगों को आजीविका से जोड़ना है। ऐसे बहुत सारे पर्पस रहेंगे, कोई एक पर्पस तो नहीं हो सकते। मेंस में आएंगे तो आप ऐसे ऐसे डब्बा डब्बा करके लिख सकते हैं। कई बार मेंस में आ चुका है, बता रहा हूं, कोई पर्टिकुलर एडीओ का सिलेबस नहीं है, ये सारा सेक्शन का सिलेबस है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा उद्देश्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार, गरीबी, ग्रामीण सशक्तिकरण, बैंकिंग, ग्रामीण आर्थिक विषमता और आजीविका। ठीक, चलिए ये सारा चीजें हो गया। अब देखते हैं इसमें एक सेक्शन हमारा बचता है कार्यक्रम परिव्यय। कार्यक्रम परिव्यय का मतलब होता है जब पैसा मिलेगा वो कितना प्रतिशत भारत में खर्चा होगा और कितना प्रतिशत पूर्वोत्तर भारत में खर्चा होगा। देखिए ये जो बताया हूं ये क्या वित्त पोषण है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट 75% और राज्य सरकार 25% करता है, लेकिन जो पैसा रहेगा उस पैसा को किस एरिया में कितना खर्च करना है, तो पूर्वोत्तर भारत या सिक्किम मिला के, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम मिला के मतलब 8 राज्यों का, यहाँ पे 20% के आसपास खर्च किया जाएगा। कितना परसेंट? 20%, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे और ज्यादा पिछड़ापन है। और बाकी भारत में कितना परसेंट किया जाएगा? 80% किया जाएगा। तो 20-80 का रेशियो वो है, 75-25 का रेशियो वो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 2024-25 तक के एक उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवारों को क्या करना था, संगठित करना था। जिस समय ये योजना आया था 2016 से, तब तक था कि 2024-25 तक के सारे ग्रामीण परिवार को क्या करना है, अपने को संगठित करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके ढांचा देखते हैं। क्या देखते हैं? ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ NRLM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन सेंस में आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। देखो सबसे पहले पकड़ते हैं किसको? गांव को पकड़ते हैं। गांव में क्या चलता है? बैंक। जो पैक्स रहता है वो बैंक चलेगा, छोटा छोटा बैंक होता है। ठीक है, इस बैंक के ऊपर में देखेंगे समुदाय आधार पे, इसे हम कम्युनिटिव, ठीक है, लेवल पे एसोसिएशन बोलेंगे, समुदाय के आधार पे होता है। जैसे क्या होगा, यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे आपको बहुत सारे SHG मिलेंगे, स्वयं सहायता समूह मिलेगा। आजकल एक एक वार्ड में SHG बन रहा है, कई गांव में 1 से 10 बन रहा है, कई गांव में 4-4, 5-5 रहते हैं। ऐसे अगर समुदाय आधार पे देखेंगे तो कम से कम 25 से 30 हो जाते हैं, और 25 से 30 ऐसे करके अलग अलग समुदाय हो गए। अलग अलग समुदाय जब रहेगा तो वहां पे क्या बनेगा? CLF बनेगा, जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन। संकुल स्तर पे क्लस्टर लेवल फेडरेशन याद रखना है। जैसे कि एडीओ का पोस्ट है तो एडीओ का पोस्टिंग कहां पे होता है? संकुल स्तर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक संकुल पे सपोज 3 एडीओ हैं, 3 एडीओ है तो 3 एडीओ क्या संभालेंगे? एक एक एडीओ जो रहेगा एक एक CLA संभालेंगे, एक एक CLA ऐसे।
ठीक है, और एक एक CLA क्या करेगा, अपने गांव का बंटवारा करके रखा रहता है ऐसे। तो ये जनरली ऐसे बढ़ता है संकुल स्तर पे। इसके ऊपर में आता है ब्लॉक लेवल पे आता है BMMUs, उसके ऊपर में जिला लेवल पे आएगा, फिर राज्य लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे। तो राष्ट्रीय लेवल पे NRLM बोलेंगे और राज्य लेवल पे बोलेंगे SRLM करके, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और एक ब्लॉक मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे करके इसका पूरा हायरार्की होता है, गांव से लेके पूरा राष्ट्र तक के चलता है। ओके, राष्ट्रीय लेवल पे हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या स्ट्रक्चर। ये कुछ को याद रखना, CLA का फुल फॉर्म क्या है या CLF का फुल फॉर्म, जनरली CLF का फुल फॉर्म पूछ चुका है, ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ढांचा। अब देखते हैं कि ढांचा के साथ साथ हम लोग देखेंगे प्रभावित क्षेत्र। जिस समय जब लागू हुआ या अभी के दौर पे बात करें, पांचवी पंचवर्षीय योजना चला था 2017 तक के। तो 2017 की स्थिति तक के ये कितने प्रभावशील थे, कितने लोगों को प्रभावित किया गया था। तो देखो, परिवार में याद रखना 7 करोड़ परिवार थे उस समय के, 7 करोड़ लोग डायरेक्ट NRLM जो स्कीम है उसके तहत जुड़ चुके थे। गांव की बात करें 6 लाख गांव जुड़ चुका था, ठीक है। ग्राम पंचायत में है 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे बात करें 6000 ब्लॉक थे और जिला लेवल पे 600 जिला थे, अभी तो 700 जिला के आसपास हो गए। तो आपको ये भी याद रखना है, परिवार में 7 करोड़, गांव में 6 लाख, ग्राम पंचायत में 2.5 लाख, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे 6000 और जिला लेवल पे 600 जिला किसान। अभी और एक्सटेंशन हुआ है, इसका आंकड़े अभी अपडेट आएंगे तो और बताया जाएगा, फिलहाल इतना भी करते हैं, ठीक है। इसके 2-3 पार्ट आएंगे, NRLM के कोई एक पार्ट में खत्म होगा नहीं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसका निर्माण देख रहे हैं, कैसा विकास हुआ है करके। इसके साथ हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का बिहान देखेंगे, उसमें क्या क्या चेंज है। उसके बाद हम SSG पढ़ेंगे, तो वो सीरीज बाई सीरीज चलेगा, ठीक। चलिए, अब आता है हमारा एक पर्टिकुलर, ये है 3 पिलर्स ऑफ NRLM, मतलब 3 ऐसे कौन से पिलर्स है। पिलर्स मतलब क्या होता है, आधार। 3 आधार कौन से हैं NRLM के, वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश नाम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको समझने का। देखिए, जैसे कि पहला पिलर है इसका इनहैंसिंग द एक्सपेंडिंग एग्जैक्टिंग, ठीक है। देखो, इनहैंसिंग एंड एक्सपांडिंग एग्जिस्टिंग लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ द पुअर। तो गरीब लोगों को क्या करना है, इनहैंस करना है उनकी गरीबी से, ठीक है। एक्सपांडिंग करना है, एग्जिस्टिंग करना है, तो उनको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार देना है पुअर के लिए। सेकेंड क्या हो जाएगा, बिल्डिंग स्किल फॉर द जॉब मार्केट आउटसाइड। जब वहां मार्केट में आए, आउटसाइड में आए, तो उसमें क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, बिल्डिंग स्किल। तो ये स्किल का निर्माण किया जाएगा किसके लिए, जॉब मार्केट के लिए, ठीक है। और तीसरा पिलर क्या हो जाएगा, नरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑटो इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो बोलते हैं आजकल के दौर पे, ठीक है, जिसे इंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है, कुछ अपने खुद से करने के लिए, कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई मशीन बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, इसको भी आपको डेवलप करना है, ताकि भारत क्या हो सके कि सरकारी नौकरी के पीछे हो गया या फिर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, स्किल नहीं है, इन सबको फोकस किया गया, ठीक है। ये 3 पिलर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा त्रिस्तरीय संरचना को देख लेते हैं, कौन कौन से संरचना है। देखो, एक होगा हमारा राष्ट्रीय लेवल पे हो जाएगा, एक हमारा राज्य लेवल पे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, जिला लेवल पे हो जाएगा। 3 स्तर मतलब त्रिस्तरीय। राष्ट्रीय लेवल पे कौन संभाल रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। राज्य लेवल पे कौन होगा, राज्य लेवल की पंचायत होगा, जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय बोलते हैं। वर्तमान में यह रविंद्र चौबे जी के पास है, रविंद्र चौबे जी, ठीक है। इससे पहले TS सदस्य जी के पास थे, तो ये हो गया। और जिला स्तर पे जिला लेवल से काम होता है मेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3, राष्ट्रीय, राज्य और जिला, ठीक। अब लास्ट है यहाँ पे, ये होता है निधि सब्सिडी। कितना सब्सिडी मिलता है कौन कौन सी चीजों में, ये देखते हैं। देखो, इसके साथ ही शामिल सदस्य देख लेते हैं। शामिल सदस्य की बात करें कितना है, सेम टू सेम है जो राष्ट्रीय हमारा जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना पढ़े उसमें भी पढ़े हैं। देखो, 100% BPL परिवार को कवर करेंगे, उनमें से एक सदस्य महिला होना जरूरी है, ठीक है। 100% में से 1% महिला होना जरूरी है, याद रखना है। 50% सदस्य महिला होगा, ठीक है। देखो, 100% BPL परिवार है, अगर सदस्य वाइज बात करेंगे तो एक महिला तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपकी जो SSG ग्रुप बनेगा उसमें 50% महिला होना जरूरी है, 50%। 15% आपका अल्पसंख्यक होगा और 3% आपका क्या होगा, विकलांग होगा। तो ये होगा हमारा शामिल सदस्य में, ठीक है। 100% BPL, एक महिला, 50% महिला, 15% अल्पसंख्यक, 3% विकलांग, ठीक। अब हमारा आता है निधि। निधि में बात करते हैं, एक होगा RF क्या होता है, देखो RF क्या होता है, रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं इसको। मैं फंड को यहाँ पे और बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, जब हम SSG खोलते हैं, स्वयं सहायता समूह खोलते हैं, तो जैसे ही ऑपरेशनल लेवल पे आते हैं तो खर्चा वर्चा चलाने के लिए कि आपको कोई आने जाने का दिक्कत होगा, शुरू में बैठाने के लिए खर्चा होगा, तो सरकार क्या करता है, इसको अनुदान के रूप में, याद रखना ये अनुदान है, ठीक है,
ये ऋण नहीं है, ये अनुदान है, मतलब आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। ऋण में क्या करना पड़ता है, आपको पैसा वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं परिक्रामी निधि। अगर ऑप्शन में रहेगा तो यही माना है, परिक्रामी निधि मतलब रिवॉल्व किया है इसको, रिवॉल्व करना मतलब उसको चलाने के लिए दिया गया है। तो प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रयोग किया जाता है। 70% से अधिक सदस्य बीपीएल के हैं, कोई भी एसएचजी बना है, स्वयं सहायता समूह बना है, और 70% से अधिक सदस्य क्या है, बीपीएल हैं, तब जाके आपको 10 से 15,000 याद रखना है। आजकल जनरली 15,000 लिया जा रहा है इसका आंसर, तो 15,000 के आसपास आपको आरएफ मिलता है, रिवॉल्विंग फंड मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, आरएफ। दूसरा जो आता है वो होता है पूंजीगत सब्सिडी होता है। क्या होता है, पूंजीगत सब्सिडी। पहले आरएफ मिलेगा, उसके बाद पूंजीगत सब्सिडी मिलेगा। पूंजीगत सब्सिडी में क्या होगा, परिसंघों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया जाता है पूंजी लगाने के लिए, ठीक है, मतलब पूंजी दिया जाता है। ये जब पूंजी को क्या करेगा कि जैसे कि हमने 1 लाख रुपया कुछ लगा लिया, यहाँ पे 50,000 रुपये दिया है सीआईएफ में, 50,000 रुपये आपको मिला, उस 50,000 को आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पटा रहे हो, ठीक है, वापस किस्तों में पटा रहे हो बैंकों को। जब पूरा पटा लोगे तब आपको मिलेगा ब्याज दर सब्सिडी। ब्याज दर सब्सिडी क्या होता है, जैसे कि 7% के इंटरेस्ट रेट के आसपास चल रहा है, ये 7% को अगर आपने 3 साल तक सही पटा लिया, कितने साल तक, 3 साल तक, तो बैंक वाले या भारत सरकार खुश होके क्या करते हैं, इसके इंटरेस्ट रेट को 3% तक कर सकते हैं। तो 7 से 3% कम कर सकते हैं इसको, इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। तो सब्सिडी प्रति व्यक्ति ऋण कितना मिलेगा आपको, 1 लाख तक मिल सकता है, याद रखना है, 1 लाख तक के आपको प्रति व्यक्ति ऋण मिलेगा। ये सब कब मिलेगा, तो ये सब कब मिलेगा, जब 70% से अधिक सदस्य आपके ग्रुप में, एसएचजी में बीपीएल मेंबर होना चाहिए, ठीक है। बीपीएल के तो आपको कार्ड होता ही है। तो ये सब पूंजीगत सब्सिडी कब कंप्लीट होता है, तब आपको ब्याज दर सब्सिडी मिलता है, ये भी याद रखना। जब तक सेकंड कंप्लीट नहीं होगा तीसरा नहीं मिलेगा, ब्याज में सब्सिडी नहीं मिलेगा। जब तक कि आपको सीआईएफ का जो पैसा लिए हो ना, वो आप जब पटा देते हो पूरा, तब आप और ऋण लेंगे, तब जाकर आपको प्राप्त होता है ब्याज दर सब्सिडी, ठीक है। तो ये चीजें हो गया कौन सा हमारा, निधि के बाद पहला आरएफ, दूसरा पूंजीगत सब्सिडी, तीसरा ब्याज दर सब्सिडी। अब आता है हमारा कौन सा, देखो आरएफ हुआ, पूंजीगत हुआ और ब्याज दर सब्सिडी हुआ, ठीक है। ऊपर नीचे पढ़ाया, लेकिन जैसा पढ़ाया वैसे ही आपको लिखते चलना है। अब हमारा जो अंतिम आता है वो होता है फंड। कितने फंड जारी होते हैं, वित्तीय सहायता क्या क्या मिलता है, देखो इसमें होता है, एक होता है आरएफ, ठीक है, आरएफ रिवॉल्विंग फंड। दूसरा होता है सीआईएफ, सीआईएफ का मतलब होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो COMMUTIV, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। सामुदायिक, ठीक है, निवेश निधि, क्या बोलते हैं हिंदी में, सामुदायिक निवेश निधि, ये 50 से 75,000 तक मिलता है। देखो आरएफ जो रहता है वो ग्रांट के रूप में रहता है, ये क्या रहता है, अनुदान रहता है, इसको वापस नहीं करना रहता है, अपना खर्चा पानी चलाने के लिए दिया है। लेकिन सीआईएफ को क्या करना पड़ता है, आपको वापस लौटाना पड़ता है, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए है। उसके बाद आपको वीआरएफ मिलेगा 15,000 का, और एक लास्ट जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उसको चलाने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो ये 4 फंड इसमें काम करते हैं, आरएफ, सीआईएफ, वीआरएफ और एलएफ करके। उसके बाद कुछ कुछ सेक्शन का बीमा भी होता है, बीमा होता है, बीमा किसका इसका होता है, जीवन बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है और संपत्ति बीमा होता है। ये सारा चीजें, जैसे कि आपने क्या किया, सपोज दैट हमने पापड़ बनाने का एक हमने फंड ले लिया, तो पापड़ बनाने का फंड लिया, तो आपके क्या होगा, आपकी संपत्ति जो मशीन होगा उसका बीमा सरकार करेगी, ठीक है। और उस पापड़ से आपके हेल्थ को डेंजरस हो सकता है, इस वजह से आपके हेल्थ का भी किया जाएगा, ठीक है। आपके स्वास्थ्य का, जीवन का, सबका बीमा किया जाता है। तो आपको मिलता है फंड और उसके साथ मिलता है बीमा, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, और भी बहुत सारे चीज है, लेकिन वो सब मेंस के प्रोस्पेक्टिव से रहते हैं। एकदम फैक्चुअल लेवल पे जाए तो फैक्चुअल इतना ही है एनआरएल के। इसके बाद हम इंडिया का छोड़ छत्तीसगढ़ में आएंगे, जिसमें नवा बिहान मतलब बिहान योजना को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहान से रिलेटेड देखेंगे, ओके। तो ये सारा चीजें हैं फैक्चुअल। इसके साथ बहुत सारा थ्योरी के रूप में होता है। थ्योरी होता है तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, ऐसे घुमा दो, 4-5 चीजें होती हैं, ठीक है, रिलेटेड करोगे तो सारे चीज निकल जाता है, ओके, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा, ठीक है। आगे के वीडियो हम और बिहान के रूप में लेके आएंगे, तब तक के हमें क्या कीजिए, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू। इसका जो स्क्रीनशॉट है आप लोग ले लीजिए, हम 1 मिनट रुकते हैं।